मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में चौथे सप्ताह के दूसरे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 17 में मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने शोध और आलोचना को बहुत ही विस्तार से जाना। आज 16वें व्याख्यान के रूप में शोध के विविध सोपान विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शोध के विविध सोपान विषय के अध्ययन के बाद आप शोध करते समय विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना सीख सकेंगे। शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की प्रासंगिकता को जान सकेंगे और शोध प्रक्रिया के चरणों के अवरोधों को भी समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शोध के विविध सोपान। शोध एक ऐसी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना, अज्ञात तथ्यों को उजागर करना और ज्ञान के भंडार को परिष्कृत करना है। शोध के प्रमुख उद्देश्यों में नए सिद्धांतों और ज्ञान का निर्माण करना, मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करना और सामाजिक या व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करना शामिल है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां एक शोध के निष्कर्ष अक्सर भविष्य के अनुसंधान के लिए एक नई समस्या या दिशा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शोध का अंतिम लक्ष्य मानवता को लाभ पहुंचाना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना और ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार लाना है। एक सफल शोध परियोजना की नींव कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर टिकी होती है जो इसकी वैधता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने से शोधकर्ता को एक उद्देश्यपूर्ण और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। शोध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है व्यवस्थित दृष्टिकोण। अनुसंधान को इतने सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम प्रदान कर सके। इसमें अवलोकन, परीक्षण और मूल्यांकन की एक क्रमबद्ध श्रृंखला शामिल होती है। शोधकर्ता में जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, तार्किकता, यथार्थता और विश्वसनीयता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और भावनाओं को अलग रखकर तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। यथार्थता यह सुनिश्चित करती है कि शोध के निष्कर्ष वास्तविकता से जुड़े हों। इसके अलावा शोध में उपयोग किए गए आंकड़े और सामग्रियां विश्वसनीय होनी चाहिए ताकि प्राप्त निष्कर्षों पर विश्वास किया जा सके। अब बात करते हैं शोध के प्रमुख सोपानों की। तो शोध के प्रमुख जो सोपान हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शोध एक जटिल प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध चरणों से होकर गुजरती है। यह चरण एक व्यवस्थित संरचना प्रदान करते हैं जो शोधकर्ता को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। यद्यपि विभिन्न अनुशासन और अध्ययन की प्रकृति के आधार पर इन चरणों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन उनका मूल ढांचा आमतौर पर समान रहता है। तो शोध प्रक्रिया के जो प्रमुख सोपान हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है शोध समस्या का निरूपण। शोध समस्या का चयन और उसके निर्धारक कारक, यानी शोध की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उस समस्या के चयन पर निर्भर करता है जिसे हल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छी शोध समस्या का चयन
करने के लिए गहन विचार विमर्श और योजना की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया का आरंभ शोधार्थी में जिज्ञासा की प्रवृत्ति से होता है, जिसके समाधान के लिए वह आगे बढ़ता है। समस्या का चयन करते समय शोधकर्ता को कुछ प्रमुख कारकों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका कार्य न केवल सार्थक हो बल्कि व्यवहारिक रूप से संभव हो। सबसे पहले शोध समस्या में मौलिकता होनी चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि हर शोध कार्य नया और अनोखा हो जो मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करे। इसलिए एक शोधार्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसे विषय पर काम कर रहा है जिस पर पहले से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है या जिसमें वह कोई नया दृष्टिकोण या नवीनता जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक शोधार्थी की व्यक्तिगत रुचि और ज्ञान है। शोध एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है और यदि शोधार्थी को विषय में रुचि नहीं है तो आवश्यक उत्साह और ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त विषय की प्रासंगिकता और उसका व्यावहारिक उपयोग भी मायने रखता है। एक ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसके निष्कर्षों से समाज, शिक्षा या किसी विशेष कार्य क्षेत्र को लाभ हो। शोध को समाज की वास्तविक समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम होना चाहिए। अंत में व्यवहारिक रूप से शोध के लिए आवश्यक डेटा, उपकरण और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। यदि आवश्यक डेटा समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता है या यदि शोध बहुत अधिक खर्चीला है तो इसे पूरा करना संभव नहीं होगा। इसके बाद हम स्पष्ट और शोध योग्य प्रश्नों का निर्माण करते हैं। एक बार जब शोध समस्या का चयन हो जाता है तो अगला कदम एक स्पष्ट और शोध योग्य प्रश्न का निर्माण करना होता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया शोध प्रश्न शोध को दिशा देता है और उसकी सीमाओं को भी परिभाषित करता है। शोध प्रश्न का स्पष्ट, केंद्रित और संक्षिप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न तो इतना व्यापक होना चाहिए कि इसका उत्तर देना असंभव हो और न ही इतना संकीर्ण कि इसका कोई महत्व न रहे। शोध प्रश्न को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में शोधकर्ता को मौजूदा साहित्य की गहन छानबीन करनी होती है ताकि वह ज्ञान के उन अंतरालों की पहचान कर सके जहां काम नहीं हुआ है। यह छानबीन शोध प्रश्न को एक ठोस आधार प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शोध का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्य हो। एक प्रभावी शोध प्रश्न का निर्माण करने के लिए शोधार्थी को पहले एक व्यापक विषय चुनना होता है, फिर उसे धीरे धीरे संकीर्ण करना होता है और अंत में उसे एक स्पष्ट और जवाब देने योग्य प्रश्न में बदलना होता है। एक अच्छी शोध समस्या का चयन सीधे तौर पर शोधार्थी की रुचि और ज्ञान पर निर्भर करता है, जो आगे चलकर विषय की नवीनता और समाज के लिए उसकी प्रासंगिकता से जुड़ा होता है। यह एक कारण प्रभाव श्रृंखला को दर्शाता है। व्यक्तिगत रुचि शोध को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, जो तब तक सार्थक नहीं होती जब तक वह ज्ञान में वास्तविक नवीनता न लाए, और यह नवीनता तब तक मूल्यवान नहीं मानी जाती जब तक कि इसका कोई सामाजिक लाभ न हो। तो इस तरह एक सफल शोध का चयन
व्यक्तिगत जुनून, विषय विशेषज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी के त्रिआयामी संगम पर आधारित होता है। अब बात करते हैं कि जो हम प्रश्न बनाते हैं, एक प्रभावी शोध प्रश्न के क्या मानदंड होने चाहिए। उसमें सबसे पहला है आपका स्पष्टता। प्रश्न को सीधे और स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें अस्पष्ट या भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा है विशिष्टता। प्रश्न को एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए, न कि बहुत व्यापक। यह शोध के दायरे को परिभाषित करता है। तीसरा है शोध योग्यता। प्रश्न का उत्तर मौजूदा डेटा, संसाधनों और समय सीमा में दिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि शोध व्यवहारिक रूप से संभव है। फिर आता है आपका प्रासंगिकता। प्रश्न का एक शैक्षणिक, सामाजिक या व्यवहारिक महत्व होना चाहिए। इसके निष्कर्षों से किसी समस्या का समाधान होना चाहिए। और अंतिम आता है इसमें मौलिकता, यानी प्रश्न किसी मौजूदा ज्ञान के अंतराल को संबोधित करता है। यह आवश्यक अनुसंधान की पुनरावृत्ति से बचाता है। तो इससे एक ठोस और जांच योग्य शोध प्रश्न बनाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है। यह उन्हें पहले ही चरण में संभावित गलतियों से बचाकर पूरे शोध कार्य की दिशा और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। शोध समस्या के चयन के बाद दूसरा आता है आपका साहित्य समीक्षा। तो जो साहित्य समीक्षा है, पहले बात करते हैं हम कि उसका उद्देश्य और महत्व क्या है। साहित्य समीक्षा शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण चरण है, जो शोध की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का आधार बनती है। यह किसी भी शोध कार्य का एक प्रमुख हिस्सा है, जो शोधार्थी को अपने विषय से संबंधित मौजूदा ज्ञान, सिद्धांतों, पद्धतियों और निष्कर्षों का व्यापक मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह केवल पिछले कार्यों का सारांश नहीं है, बल्कि एक आलोचनात्मक विश्लेषण है, जो शोधार्थी की विषय में विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। जो साहित्य समीक्षा होती है, उसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहले हम उनको देखते हैं। जैसे विशेषज्ञता का प्रदर्शन। यह दर्शाता है कि शोधार्थी ने अपने क्षेत्र के मौजूदा साहित्य का गहन अध्ययन किया है। इसका दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान अंतराल की पहचान। यह मौजूदा ज्ञान में मौजूद कमियों, अंतरालों या गैप को पहचानने में मदद करता है। इन अंतरालों को उजागर करके शोधार्थी अपने अध्ययन की आवश्यकता और मूल्य को साबित कर सकता है। इसका तीसरा उद्देश्य है अनावश्यक अनुसंधान से बचाव। पिछले निष्कर्षों और पद्धतियों को समझने से शोधार्थी अनावश्यक शोध प्रयासों की पुनरावृत्ति से बच सकता है। चौथा इसका उद्देश्य है एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना। साहित्य समीक्षा शोध के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करती है। मौजूदा साहित्य का विश्लेषण करके शोधकर्ता अपनी रुचि के क्षेत्र के प्रमुख सिद्धांतों, मॉडलों और ढांचों की पहचान कर सकता है। और इसका उद्देश्य पद्धतिगत अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालना भी है। यानी पिछले शोध की समीक्षा विभिन्न दृष्टिकोणों के लाभों और सीमाओं की समझ प्रदान करती है, जिससे शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति का
चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं समीक्षा के लिए प्रासंगिक स्रोतों की खोज और उनके मूल्यांकन की। एक प्रभावी साहित्य समीक्षा के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय स्रोतों की पहचान और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। इन स्रोतों में शैक्षणिक लेख, पुस्तकें, शोध प्रबंध और अन्य विद्वतापूर्ण प्रकाशन शामिल होते हैं। समीक्षा का उद्देश्य केवल स्रोतों का संक्षेपण नहीं है, बल्कि विश्लेषण और सूक्ष्म मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। साहित्य समीक्षा और शोध प्रश्न का निर्माण परस्पर संबंधित हैं। यह केवल पहले के काम को पढ़ने का एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय अन्वेषण है, जहां शोधकर्ता मौजूद ज्ञान की छानबीन करके गैप ढूंढता है और यह गैप ही नए और मौलिक शोध के लिए एक ठोस तर्क प्रदान करता है। इस प्रकार साहित्य समीक्षा शोध को उसकी मौलिकता और प्रासंगिकता का औचित्य प्रदान करती है, जो शोध प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दर्शाता है कि एक सुव्यवस्थित साहित्य समीक्षा के बिना शोध दिशाहीन और दोहराव वाला हो सकता है। यह प्रक्रिया शोधार्थी को उस ज्ञान के संदर्भ में अपना स्थान निर्धारित करने में मदद करती है जो पहले से ही मौजूद है, और यह दर्शाती है कि उनका योगदान किस प्रकार उस ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि शोध का जो तीसरा सोपान है वो क्या है। तो शोध का तीसरा सोपान है परिकल्पना का निर्माण। पहले बात करते हैं परिकल्पना का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषा पर थोड़ी बातचीत करते हैं। तो परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन या पूर्व सिद्धांत है, जो किसी शोध समस्या के संभावित समाधान के रूप में एक अस्थायी धारणा या कथन को दर्शाता है। यह एक ऐसा पूर्वानुमान है जिसकी वैधता का परीक्षण शोध के दौरान किया जाना बाकी होता है। सरल शब्दों में, परिकल्पना शोध प्रश्न का एक प्रारंभिक और परीक्षण योग्य उत्तर है। विभिन्न विद्वानों ने परिकल्पना को अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है। मैक्यूगन के अनुसार यह दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाया गया जांचनीय कथन है। इसी तरह कलिंगर इसे दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन मानते हैं। तो ये परिभाषाएं इस बात पर जोर देती हैं कि परिकल्पना का संबंध चरों यानी वेरिएबल्स के बीच एक कारण प्रभाव या सहसंबंधी संबंध स्थापित करने से होता है। परिकल्पना के बिना शोध को एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव माना जाता है, क्योंकि यह शोधकर्ता को एक निश्चित लक्ष्य प्रदान करती है जिसकी ओर उसे बढ़ना होता है। अब बात करते हैं परिकल्पना की क्या विशेषताएं हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो एक अच्छी और वैज्ञानिक परिकल्पना में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वह शोध के उद्देश्यों को पूरा कर सके। क्या होनी चाहिए? जैसे परीक्षण योग्य, यानी परिकल्पना को ऐसा होना चाहिए कि उसे वैज्ञानिक विधियों और उपलब्ध डेटा के माध्यम से सत्यापित या असत्यापित किया जा सके। अगला क्या है? विशिष्ट और सरल। परिकल्पना को बहुत विशिष्ट शब्दों में तैयार किया जाना चाहिए और उसमें अनावश्यक या बहुत अधिक कारकों को शामिल
नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तार्किक और गैर विरोधाभासी, इसमें तार्किक सरलता होनी चाहिए और यह मौजूदा ज्ञान या सिद्धांतों के साथ विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। और समस्या से संबंधित, यानी परिकल्पना को सीधे तौर पर शोध समस्या से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा भविष्यवाणी करने की क्षमता, यानी एक अच्छी परिकल्पना में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। शोध परिकल्पना के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सरल परिकल्पना है, जटिल परिकल्पना है, सांख्यिकीय परिकल्पना है और अस्थायी परिकल्पना शामिल है। तो परिकल्पना को अस्थायी धारणा या काल्पनिक कथन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि परिकल्पना शोध का अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक अनुमान है जिसे परीक्षण के अधीन रखा जाता है। यह वैज्ञानिक पद्धति का मूल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष पर पहुँचे। परिकल्पना के गलत साबित होने पर भी शोध मूल्यवान होता है, क्योंकि यह बताता है कि प्रस्तावित समाधान काम नहीं करता, जिससे भविष्य के शोध के लिए नए रास्ते खुलते हैं। तो इस तरह परिकल्पना केवल एक रोड मैप नहीं है, बल्कि शोधकर्ता के लिए एक तटस्थ चुनौती है, जिसे डेटा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शोध के प्रमुख सोपानों में चौथा सोपान कौन सा है। तो शोध का चौथा सोपान जो है वो है शोध अभिकल्प और कार्यप्रणाली का चयन। पहले बात करते हैं शोध अभिकल्प का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके महत्व की। शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन शोध प्रक्रिया की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट है, जिसे वास्तविक शोध कार्य शुरू होने से पहले तैयार किया जाता है। यह एक योजना, संरचना और रणनीति है जो शोधकर्ता को उसके शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में मदद करती है और विविधताओं को नियंत्रित करती है। शोध अभिकल्प का उद्देश्य शोधकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है, जो उसे डेटा संग्रह, मापन और विश्लेषण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। एक प्रभावी शोध अभिकल्प यह सुनिश्चित करता है कि शोध कार्य व्यवस्थित, तार्किक और कुशल हो। यह शोध की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। शोधकर्ता अपनी चुनी गई समस्या की प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर अपने शोध के लिए उपयुक्त शोध अभिकल्प का चयन करता है। अब इसमें गुणात्मक बनाम मात्रात्मक शोध अभिकल्प के बारे में बात करते हैं। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। शोध अभिकल्प जो हैं ये दो मूलभूत उपागम हैं जो शोध की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। गुणात्मक शोध अभिकल्प क्या है? यह घटनाओं से संबंधित है और इसका उद्देश्य मानव व्यवहार, उसके अंतर्निहित उद्देश्यों और भावनाओं को गहराई से समझना है। यह आगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड पर आधारित होता है और क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। इसमें डेटा वर्णनात्मक और गैर संख्यात्मक, टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल होता है। दूसरा है मात्रात्मक शोध अभिकल्प।
यह मात्रात्मक या संख्यात्मक डेटा के माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण करता है। यह निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य चरों के बीच संबंध स्थापित करना, भविष्यवाणी करना और परिणामों का सामान्यीकरण करना है। इसमें डेटा संख्या आधारित होता है और सांख्यिकीय परीक्षण की इसमें संभावना होती है। शोध अभिकल्प का चुनाव सीधे तौर पर शोध प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि शोध का उद्देश्य मानव व्यवहार के क्यों और कैसे को समझना है तो गुणात्मक अभिकल्प सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि यह गहन साक्षात्कार और अवलोकन के लिए जगह देता है। इसके विपरीत यदि उद्देश्य कारण प्रभाव संबंधों को मापना और सामान्यीकरण करना है तो मात्रात्मक अभिकल्प का चुनाव किया जाएगा। यह दर्शाता है कि कार्यप्रणाली केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि शोधकर्ता के दार्शनिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। शोध अभिकल्प के अन्य प्रकारों में प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक अभिकल्प प्रमुख हैं, जो चर यानी वेरिएबल्स की प्रकृति और नियंत्रण के आधार पर भिन्न होते हैं। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प क्या है, इस पर थोड़ा सी बातचीत कर लेते हैं। इस अभिकल्प में शोधकर्ता चरों में हेरफेर कर कारण प्रभाव संबंध की जांच करता है। यह एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, जहां नमूने को एक प्रयोगात्मक समूह और एक नियंत्रित समूह में विभाजित किया जाता है। इसके प्रकारों में पूर्व प्रयोगात्मक, सत्य प्रयोगात्मक और अर्ध प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प शामिल है। दूसरा है आपका गैर प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। इस अभिकल्प में शोधकर्ता चरों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। निष्कर्ष प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं, बातचीत और अवलोकन की व्याख्या पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के शोध का उपयोग तब किया जाता है जब एकल चर का अध्ययन करना होता है, बजाय सांख्यिकीय रूप से कारण संबंध का विश्लेषण करने के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शोध का अगला सोपान क्या है। तो शोध के अगले सोपान के रूप में हमारे सामने आता है डेटा संग्रहण। बात करते हैं इसकी विधियां, उपकरण और चुनौतियों की। तो प्राथमिक और द्वितीयक डेटा पे बात करते हैं। पहले शोध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सही डेटा का संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों को दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी डेटा, यह वह जानकारी है जो शोधकर्ता द्वारा सीधे तौर पर पहली बार एकत्र की जाती है। इसे प्रत्यक्ष पूछताछ, व्यक्तिगत साक्षात्कार या अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक डेटा अपने मूल रूप में होता है और यह शोध के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होता है। दूसरा है आपका द्वितीयक डेटा यानी सेकेंडरी डेटा। यह वह जानकारी है जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्र और प्रकाशित की जा चुकी है। शोधार्थी इस डेटा को सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइटों या अन्य प्रकाशित अध्ययनों से प्राप्त कर सकता है। यदि शोधकर्ता द्वारा एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति अपने अध्ययन के लिए करता है तो वे उसके लिए द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। अब बात करते हैं आंकड़ा संग्रहण की प्रमुख विधियों की। तो डेटा की प्रकृति और शोध के उद्देश्यों के आधार पर आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, केस स्टडी आदि। इसके अगले सोपान के रूप में हमारे सामने आता है डेटा विश्लेषण और व्याख्या। डेटा विश्लेषण के उद्देश्य और प्रक्रिया को देखते हैं, उस पर बात करते हैं। पहले
डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सोपान है, जिसका उद्देश्य एकत्र किए गए कच्चे आंकड़ों से उपयोगी जानकारी, पैटर्न और निष्कर्षों को उजागर करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा की जांच, सफाई, परिवर्तन और मॉडलिंग की जाती है, ताकि उससे सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सके और निर्णय लेने में मदद मिल सके। डेटा विश्लेषण वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। डेटा विश्लेषण में मुख्य रूप से दो प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं: गुणात्मक डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक डेटा विश्लेषण। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है और दोनों के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक डेटा विश्लेषण और संख्यात्मक डेटा जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग या दृश्य सामग्री का विश्लेषण है। इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों, विचारों और व्यवहारों का उनके अपने शब्दों में अर्थ समझना है। इस प्रक्रिया में शोधकर्ता डेटा में पैटर्न, थीम और अंतर्दृष्टि की तलाश करता है, जबकि मात्रात्मक डेटा विश्लेषण जो है वो संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण है, जिसका उद्देश्य चरों के बीच संबंधों को मापना और सामान्यीकरण करना है। इस विश्लेषण के लिए सांख्यिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसका जो अंतिम सोपान है शोध का वो है शोध प्रतिवेदन लेखन और निष्कर्ष। शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट शोध प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह पूरे शोध कार्य का सार और उसके निष्कर्षों का लिखित प्रमाण है। एक अच्छा प्रतिवेदन संक्षिप्त, स्पष्ट और सुग्राह्य होना चाहिए ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सके। तो मुझे आशा है कि शोध के विभिन्न सोपानों को आपने अच्छे से समझा होगा और आप भली भांति जान गए होंगे कि शोध के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं। अब आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।